सोचिए, एक 11 साल का लड़का जिसके हाथ से उसका राजपाट, उसका घर, सब कुछ छिन गया था। लेकिन यही लड़का आगे चलकर हिंदुस्तान में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखेगा जो सदियों तक कायम रहेगा। ये कहानी है बाबर की, जिसके इरादों ने एक पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास बदल कर रख दिया। हाँ, यही वो लाइन है जो बाबर की पहचान बन गई, हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का संस्थापक। लेकिन इस एक लाइन के पीछे संघर्ष, हार, नाउम्मीदी और फिर जबरदस्त हिम्मत की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी छिपी है जो किसी को भी हैरान कर दे। तो चलिए बाबर की कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उसकी जड़ों तक। बात है साल 1483 की, जगह थी फरगना। यहाँ जन्मे बाबर की रगों में कोई आम खून नहीं, बल्कि इतिहास के दो सबसे बड़े विजेताओं का खून दौड़ रहा था। एक मिनट के लिए सोचिए जरा, पिता की तरफ से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज खान। मतलब ये सिर्फ एक शाही परिवार में पैदा होना नहीं था, ये एक तरह का प्रेशर था, एक उम्मीद थी कि ये लड़का भी कुछ बड़ा करेगा। जीतना उसके लिए कोई चॉइस नहीं थी, जैसे उसकी किस्मत में ही लिख दिया गया हो। लेकिन किस्मत के खेल भी बड़े अजीब होते हैं, है ना? जब वो सिर्फ 11 साल का था, एक अचानक हुए हादसे में उसके पिता की मौत हो गई और रातों रात बाबर के सर पर कांटों भरा ताज रख दिया गया। और ये कोई फूलों की सेज नहीं थी, ये तो साजिशों का एक ऐसा जाल था जिसमें वो फंस चुका था। बाहर दुश्मन घात लगाए बैठे थे और अंदर अंदर तो अपने ही रिश्तेदार दुश्मन बने हुए थे। उस 11 साल के लड़के के लिए सच कहें तो हर अगला दिन देख पाना ही अपने आप में एक जीत थी। समरकंद, ये नाम बाबर के लिए एक सपना था, एक जुनून था और शायद सबसे बड़ा दर्द भी। सोचिए, 14 साल की उम्र में वो इसे जीत लेता है, लेकिन किस्मत देखिए, कुछ ही वक्त में हार भी जाता है, फिर हिम्मत जुटाकर दोबारा जीतता है और कुछ ही महीनों में फिर से खो देता है। कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन इस लड़के ने हारना नहीं सीखा था। तो बार बार की इन हारों ने बाबर को एक बात तो सिखा दी थी कि शायद उसकी किस्मत मध्य एशिया में नहीं है। और तब उसने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उसने उस जमीन को छोड़ा और अपनी नई किस्मत लिखने के लिए काबुल की तरफ निकल पड़ा। और काबुल ने बाबर को वो दिया जो उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला था, सुकून, स्थिरता। यहाँ आकर उसने पहली बार सांस ली। उसने बाग बगीचे बनवाए, कला को बढ़ावा दिया और सबसे जरूरी बात, यहाँ वो एक भटकते हुए राजकुमार से एक असली शासक बना। लेकिन बाबर की महत्वाकांक्षाएं काबुल से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। अब उसकी नजरें थीं हिंदुस्तान की तरफ। उस वक्त दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का राज था और सल्तनत अंदर से काफी कमजोर हो चुकी थी। बाबर एक बहुत तेज रणनीतिकार था। उसने इस मौके को तुरंत भांप लिया। तो अब मैदान सज चुका था, पानीपत का मैदान। लेकिन जरा फौज का हिसाब किताब देखिए। एक तरफ बाबर, जिसके पास मुश्किल से 12,000 सिपाही, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी, 1 लाख से भी ज्यादा की विशाल सेना लेकर खड़ा था। मतलब ये तो सीधी सीधी एक नामुमकिन सी लड़ाई थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक मुट्ठी भर सेना ने अपने से 10 गुना बड़ी फौज को हरा दिया? इसका जवाब था एक ऐसी चीज जो हिंदुस्तान के मैदानों के लिए बिल्कुल नहीं थी, तोपें। जी हाँ, तोपखाना। जब बाबर की तोपों ने आग उगलना शुरू किया ना, तो लोदी की सेना के हाथियों ने ऐसा शोर, ऐसा धुआं पहले कभी नहीं देखा था। वो बेचारे घबरा गए और पलटकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे और बस वहीं पर पूरी बाजी पलट गई। लेकिन पानीपत की जीत तो बस एक शुरुआत थी। बाबर यहाँ रुका नहीं। इसके बाद उसने खानवा में राणा सांगा की बेहद ताकतवर सेना को हराया और फिर घाघरा में अफगान सरदारों को भी शिकस्त दी। मतलब एक के बाद एक उसने उत्तर भारत में अपनी पकड़ को बिल्कुल फौलादी बना लिया। तो अभी तक हमने बाबर को एक योद्धा के रूप में देखा, एक विजेता के रूप में। लेकिन क्या वो सिर्फ यही था? चलिए अब उस तलवार के पीछे छिपे इंसान से मिलते हैं, और ये कहानी शायद उसकी जीतों से भी ज्यादा दिलचस्प है। वो एक कमाल का मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था, ये तो हम जानते ही हैं, पर इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छा कवि था, एक बेहतरीन लेखक था। उसे नेचर से, बाग बगीचों से बहुत प्यार था। तो बाबर वो इंसान था जो तलवार और कलम दोनों को एक साथ चलाना जानता था। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? उसकी लिखी हुई किताब बाबरनामा।
ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। और ये कोई राजा की लिखी हुई बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानी नहीं है। इसमें उसने अपनी जीत, अपनी हार, अपनी कमजोरियां, अपनी खुशियां, सब कुछ बड़ी ही ईमानदारी के साथ लिखा है। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम करने के सिर्फ 4 साल बाद ही 1530 में बाबर का सफर खत्म हो गया। बहुत लंबा राज नहीं कर पाया वो, लेकिन उसने जो विरासत छोड़ी थी वो तो बस अभी शुरू हो रही थी। उसकी एक आखिरी इच्छा थी। वो चाहता था कि उसे काबुल में दफनाया जाए। हाँ, वही काबुल जिसने एक बेघर हारे हुए राजकुमार को सहारा दिया था, जिसने उसे एक बादशाह बनाया। देखिए, हिंदुस्तान का सम्राट बनने के बाद भी उसका दिल हमेशा काबुल में ही रहा। तो हाँ, बाबर का अपना शासनकाल बहुत छोटा था, लेकिन वो एक नींव का पत्थर रखकर गया। एक ऐसे मजबूत साम्राज्य की नींव जिसे बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। और शायद इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि बाबर ने जो एक बीज बोया था, उसकी छांव में फिर पूरा हिंदुस्तान सदियों तक बैठा। उसकी कहानी आज भी हमें यही बताती है कि कैसे एक इंसान की जिद, उसका हौसला पूरे इतिहास का रुख बदल सकता है।